Hello students, once again welcome back, and this is the second part of the numericals of force and laws of motion of class 9. In my previous class I have completed 10 numericals, and I will start today from question number 11. Question number 11. Two objects after collision. मैं पढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, यानी m1 इज इक्वल टू 1.5 kg, m2 इज इक्वल टू 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. मतलब एक इधर मूव कर रहा है और दूसरा m2 opposite direction में. The velocity of each object is 2.5 meter per second. अच्छा, v1 is equal to 2.5 meter per second and v2 is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड. ये मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव ना, क्योंकि v1 इधर है, v1 और v2 किधर है, इस डायरेक्शन में. सिंस v2 इज इन अपोजिट डायरेक्शन इट विल बी नेगेटिव, राइट. इन अपोजिट व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द of combined object after collision. तो after collision velocity after collision आपको फाइंड करनी है. ठीक है, बिफोर द collision, during ओके. ठीक है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी. तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सोल्यूशन m1 v1 प्लस m2 v2 और बाद की वेलोसिटी कंबाइन m1 प्लस m2 इंटू v. इन्होंने बोला क्या, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट. कंबाइंड का मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे ना, तो दैट इज v वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. अगर ये v मान ले तो ये भी रख दिया. अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो m1 1.5 इंटू v 2.5 प्लस 1.5 इन ब्रैकेट 2.5 is equal to 1.5 plus 2.5 into v. अच्छा, ये देखिए क्या आ रहा है, $3.75 और ये माइनस 3.75 इज इक्वल टू 34v. 4 इंटू v और ये हो जाएगा 0, तो 4v इज इक्वल टू 0, यानी v इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट विल बी 0. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. इफ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट है ना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तब हमारे यहां पे प्लस हो जाता था, ये भी प्लस रहता, तभी प्लस हो जाते 7.5 आता, फिर v इज इक्वल टू 7.54 हो जाता. लेकिन यहां क्या है, सिंस बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन वी विल पुट ए माइनस v एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट, राइट. इसको नोट करिए. अगला क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. According to third law of motion, when we push an object, the object pushes back on us with the equal and opposite force, right. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that
the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this. देखो सुनो, कहते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वर्क करता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब इसमें एक केस देते हैं कि रोड साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो ट्रक पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो नहीं चल रहा है. तो एक बच्चा जस्टिफाई करता है कि ये एक्शन रिएक्शन का रिजल्ट है, लेकिन ये गलत है बेटा, है ना. व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी. ठीक है, सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन जब काम करते हैं तब नहीं मूव करेगा. जैसे ये है, इसको इधर से फोर्स लगाएं तो एक्शन और इधर से लगाएं तो रिएक्शन, तब ये मूव नहीं करेगी. लेकिन जब ट्रक पे हम लगा रहे हैं तो एक्शन क्या है, हम ट्रक पे फोर्स लगा रहे हैं, वो एक्शन. और रिएक्शन क्या है, ट्रक हम पे फोर्स लगा रही. यानी एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज एंड देयरफॉर दिस रीजन विल बी रॉन्ग. अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए काम नहीं कर रहा. तो अब इसका आंसर क्या होगा, ट्रक जब रोड पे खड़ी हुई है तो रोड के टायर और उसके ट्रक के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है. अब वो स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. एंड सिंस दैट फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, इसको जो है वो बच्चे का फोर्स ओवरकम नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ट्रक मूव नहीं करती है. भाई उसी की जगह हल्का सा कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, स्टूल रखा हो प्लास्टिक का, तो उसको पुश और चल जाएगा, है ना. ट्रक का एक मॉडल बना के रख दिए प्लास्टिक का, लाइट वेट, उसको फोर्स लगा ही चल जाएगा ना. क्यों? क्योंकि तो फ्रिक्शन कम लग रहा है. अब ये डिटेल में आप पढ़ेंगे क्लास 11 में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जस्टिफाई हो गया ना कि फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, तब तो ये नल कर देंगे, जीरो कर देंगे. अदरवाइज अगर अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, बच्चा ट्रक पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स बच्चे पे ट्रक लगा रहा है, दोनों बॉडी अलग अलग होगी ना, तो ये इक्वल अपोजिट का केस नहीं होगा, राइट. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. A hockey ball stick. सुनिए, a hockey ball of mass 20 gram m is equal to 200 gram, that is 0.2 kg. ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं मास वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है, ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि मीटर पर सेकेंड में दिया है इसलिए ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया. u क्यों लिखा है, देखिएगा. is struck by hockey stick so as to return it along the original path with velocity 5 meter per second. फिर से सुनिए, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return. वापस आएगी. अगर बॉल यहां से जा रही है और ये हॉकी स्टिक से टकराई तो फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, लेकिन ये वेलोसिटी इनिशियल थी दैट वाज 10 एंड फाइनल जो दिया है 5. क्या दिया देखिए, ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो v लिख ले रहा हूं, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन u इधर है और v अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट विल बी माइनस. ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey. Change in momentum delta p आपको फाइंड करना है. Change in momentum delta p is equal to p2 minus p1. तो अब देखिए, p1 is equal to mu, that is 0.2 into 10, that is 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब p2 निकालें. p2 मतलब बाद वाला, mu इनिशियल वाला, और बाद का वेलोसिटी स्ट्राइक हॉकी स्टिक से लगने के बाद वेलोसिटी क्या था ये. तो दिस विल बी p2 इज इक्वल टू mv, यानी 0.2 इंटू 5, दैट इज माइनस, अच्छा v माइनस में रखेंगे ना, तो इट विल बी -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू p2 माइनस p1, दैट इज -1 p2 और माइनस p1 2.
that is 3 kilogram meter per second, and this is your change in momentum. बात समझ में आ गया, राइट? भाई चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. इनिशियल की वेलोसिटी u थी और स्टिक से स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी v थी, तो इससे निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, इससे निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम और दोनों का डिफरेंस कर देंगे p2 माइनस p1. राइट? नोट करिए क्विक. ओके स्टूडेंट्स, this is your question number 15. Sorry, 14. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally, mass m is equal to 10 gram, that is 0.01 kg. ठीक है, राइट. ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. u 150 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड देखने के बाद ही हमें इसको किलोमीटर में किया, ग्राम किलोग्राम में नहीं रहेगा, राइट? मीटर पर सेकेंड 150 मीटर per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. T is equal to 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet in the block. S question mark. Or also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. F. सुनिए, ये एक ब्लॉक है, इसमें एक बुलेट जा रही है, इसकी मास दिया गया है और वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड से. तो जब यहां आएगी तो इसमें घुस जाएगी अंदर और यहां पे आकर के रुकेगी. ये डिस्टेंस क्या है? s. ये आपको फाइंड करना है कि ब्लॉक के अंदर कितना एंटर करेगी. अच्छा, जब इसमें ब्लॉक में एंटर करेगी तो यहां पे आके रुक जाएगी ना, रुक जाएगी तो v इज इक्वल टू 0. इसका मतलब v इज इक्वल टू 0. यहां से चली थी 150 मीटर पर सेकेंड, u ब्लॉक में, वुडन ब्लॉक में एंट्री करके फाइनली इट विल कम टू द रेस्ट, स्टॉप हो जाएगी, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया? 0. ठीक, तो इसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यू हैव टू फाइंड द s. देखिए, v दिया है, u दिया है, कैसे निकालें s? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए नहीं है. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ए नहीं है. तो पहले हम लोग a निकालते हैं. तो a के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80. ये 0, u कितना है? 150 प्लस a इंटू 0.03. अब ये क्या है? a. a तो नेगेटिव होगा ना, हम यहीं से नेगेटिव रखें क्योंकि रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सीलरेशन की जगह इट विल बी रिटार्डेशन, और साइन क्या होगा? माइनस. नहीं रखेंगे तो वहां माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 150 अपॉन 0.03. ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 15000 बाई 3, दैट इज 5000. तो a इज इक्वल टू 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और a क्या होगा? दिस विल बी नेगेटिव रिटार्डेशन. आप चाहो तो, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, 0 हो जा रही है, तो आप यहां पे माइनस रखोगे, सॉरी, हाँ, यहां पे माइनस रखोगे तब तो ये आएगा. नहीं, माइनस नहीं रखा तो यहां माइनस साइन के साथ आएगा. ठीक है, प्लस रखा है ना हमने, और माइनस साइन क्या बताता है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है. तो अब हमको चाहिए s. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट? ये है 0 और u है 150 इंटू 150 प्लस 2 इंटू a कितना है? 5000 इंटू s. तो ये तो माइनस में आया था ना, राइट? तो इसका मतलब s इज इक्वल टू 150 इंटू 150 अपॉन 5000. 1 2 1
2 और 10 3 1.5 s इज इक्वल टू 4.5 मीटर। एस हमारा आ गया 4.5 मीटर, राइट। सीधा सा हमको भाई एस चाहिए, एस के दो रिलेशन, ठीक है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ए आपका दोनों कहीं नहीं है तो ए निकालना पहले, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल दिया। अब मैंने क्या किया है, ए यहां पॉजिटिव रखा है तो हमारा कैलकुलेशन निगेटिव आ रहा है, यानी दिस विल बी योर रिटार्डेशन। आप इक्वेशन में भी यहां निगेटिव रख सकते हो तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन तब आपको यहां लिखना पड़ेगा रिटार्डेशन। अब क्योंकि माइनस में आ गया है तो यहां लिखिए चाहे ना लिखिए, माइनस क्या बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, रिटार्डेशन हो रहा। अब इसमें रख के हमने निकाल लिया, बाद में कहते हैं एफ निकालिए, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम क्या है 0.01 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था 5000, दैट इज 50 न्यूटन, राइट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। जा रही है उसमें जाके रुक जा रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है, उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ा, फिर फोर्स निकालना पड़ा, तो इसको नोट कर लीजिए, राइट। फटाक से नोट करिए। स्टूडेंट्स एक चीज गलत हो गई, क्या हमने इस 2 को छोड़ दिया, लिखे नहीं है, तो इंटू 2 भी रहेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बी योर 2.25 मीटर। ये छूट गया था, हमने खाली 5000 लिखा था यहां, तो दैट वाज द फॉल्ट। 2 लिख दिया, तो दिस इज द आंसर। वो ये आंसर नहीं था 4.5 बाई 2, दैट इज द 2.25 एंड फोर्स इज ओके, राइट। नोट करिए, क्विक सही कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 16 आप कर सकते हैं अपने आप से, मैं नहीं कर रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, आप ट्राई करिए, क्योंकि सब की नहीं बनवानी है ना, उसको छापने की जरूरत नहीं, खुद थोड़ा सा अप्लाई करिए। क्या एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी m दिया हुआ है, u दिया हुआ, कोलाइड्स विद एन स्ट्राइक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। तो m1 ऑब्जेक्ट है 1 kg और वुडन ब्लॉक m2 5 kg। u1 वेलोसिटी उसकी कितनी दी है 10, और ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, रेस्ट में 0, u2 0। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, फिर दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। आराम से कर सकते हैं ना, कि पहले इंपैक्ट के पहले मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, u2 0 है तो m1 u1 सीधे सीधे हो जाएगा, और आफ्टर द कोलिजन दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू v, और v निकालना है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 kg is accelerated uniformly from the velocity of 5 to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. अब इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम अगर निकालना है तो मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास दिया हुआ है 100 kg और एक्सिलरेट करता है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड, तो यानी पहले की वेलोसिटी 5 मीटर है तो पहला मोमेंटम 100 इंटू 5 हो गया, और उसके बाद की वेलोसिटी हो गई 100 इंटू 8, राइट। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, और A निकालना है तो A कैसे निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, बाद वाली 8 है, V हो गई 8, टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड, तो V इज इक्वल टू यू प्लस एटी से A आ जाएगा। करिएगा, कुछ से ट्राई करिए। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, हाउ मच मोमेंटम विल बी, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मोमेंटम विल बी will a dumbbell of the mass 10 kg m is equal to 10 kg transfer to the floor if it falls from the height of 80 centimeter. H is equal to 80 centimeter. Take its downward acceleration g 10 meter per second, right. कहते हैं कि 80 सेंटीमीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट जिसका मास, एक डंबल है जिसका मास 10 kg है, ग्राउंड पे फॉल कर रहा है, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, तो मोमेंटम निकालना है आपको, ट्रांसफर मोमेंटम,
P इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, यहां पे जो वेलोसिटी होगी, अब यहां से छोड़ रहे हैं तो u क्या है, 0, तो ये भी नोट करिए, u इज इक्वल टू 0 जब यहां से ड्रॉप करेंगे। और यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, हम अगर फाइंड कर लें तो हम इसमें रखते हैं v की वैल्यू। भाई मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा, p इज इक्वल टू mv, यही ट्रांसफर होगा। v निकाला जाए तो पहले देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और a की जगह g रख देंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सीलरेशन है, इसको ग्रेविटेशन में आगे बताएंगे। वैसे इस चैप्टर में मैंने बताया अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन, और वर्टिकल मूव कर रहा है तो अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू s की जगह h 80 कर देना, और 80 सेंटीमीटर को 0.8 मीटर कर दें, इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर कर दिया तो ये आया 16 बाई 10 से करेंगे 8 टू द 16, तो v इज इक्वल टू अंडर 16 दैट इज 4। तो अब चेंज इन मोमेंटम निकाले, मोमेंटम ट्रांसफर p इज इक्वल टू m इंटू v, m है 10 इंटू v है 4, दैट इज 40 किलोग्राम मीटर per second, and this is the momentum transfer to the floor by the dumbbell which is falling from height of 80 centimeter। बात समझ में आ गया? तो अभी this is over, all about this chapter, all the numericals are over। You will try 2 numericals जो कि मैंने आपको explain कर दिया है, पैटर्न से करिएगा, जब कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा, समझ में आया, नहीं तो मैं सब छाप दूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा आप भी करिए, अप्लाई योर माइंड, कॉन्सेप्ट बता दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।